प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित के पूरे चैप्टर्स के टॉप 20 जो है MCQs अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये जो प्रश्न है बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है उसके बारे में इसमें पूछ रहा है। अब जानते हैं कि जो शून्येतर होता है, शून्येतर का मतलब जो शून्य ना हो, अर्थात 3, 4, 5, कोई भी ये शून्येतर परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या मतलब करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। प्रश्न में ये कह रहा है कि इस संख्या और इस संख्या का जो गुणनफल है, जैसे मान लीजिए 2 करड़ी में 2 हो गया, 3 करड़ी में 3 हो गया, 5 करड़ी में 5 हो गया, मतलब इस तरह की अगर एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो तो परिमेय और अपरिमेय दोनों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है ना। किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है। तो आप देखिए इसमें कह रहा है कि सदैव अपरिमेय संख्या है, सदैव परिमेय संख्या है, परिमेय या अपरिमेय संख्या है, या एक होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा, अर्थात किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वह अपरिमेय होता है। ठीक है। आइए जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? तो जो x का मान दिया हुआ है 0, इसी मान को इसमें भर दीजिए। इसमें x की जगह पर 0 भरेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। ऐसे 2x प्लस 3y बराबर 12 है तो 2 गुणे 0 प्लस 3y बराबर 12। ऐसे तो ये हो गया 0 प्लस 3y बराबर 12, 3y बराबर 12, 3 चौकों 12, तो y का मान क्या हो गया? 4। x का मान 0 दिया हुआ है, y का मान 4 है, तो इसको लिख सकते हैं एक साथ, x और y इस तरह से लिखते हैं। x का मान 0 रख देंगे, y का मान 4। तो यह जो है इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, 0 और 4। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है 0, 4 दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए इसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 70 को और 125 को अगर हम विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में 5 और 8 जो है शेषफल प्राप्त हो। 70 को भाग देंगे तो 5 शेषफल प्राप्त होगा और 125 को भाग देंगे तो 8 शेषफल प्राप्त होगा। तो क्या करिए कि 70 में से 5 को घटा दिए, जो शेषफल बचेगा उसी को घटा देना है, तो ये हो जाएगा 65। ठीक है। और 125 में से घटाना है 8 को, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 117। ठीक है ना। अब 65 और 117 का HCF जो है ज्ञात करेंगे। 65 का 117 के साथ क्या करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे। तो इसका जो है एक बार भाग जाएगा, ये हो गया 65, ये हो गया 2, ये हो गया 5। ठीक है ना। अब 52 को हम 65 में भाग करेंगे इस तरह से, एक बार ये भी जाएगा, फिर घटा देंगे तो 3 होगा और यहाँ 1 होगा। यहाँ देखिए 52 को अब अंदर लेके जाएंगे इस तरह से, 13 से 52 कटेगा, 13 चौको 52। ठीक है ना। तो HCF इसका क्या आएगा बताइए? HCF आएगा 13। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? वह 13 है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न ये कह रहा है कि 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं है तो a का मान क्या होगा? कोई हल नहीं है। ठीक है ना। तो हमारे पास जो दो समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7, यहाँ से हम लिख सकते हैं a1 बराबर 2, b1 बराबर a, c1 बराबर 1। यहाँ से लिख सकते हैं a2 बराबर 3, b2 बराबर -5 और c2 बराबर 7। कोई हल नहीं होगा। देखिए ना, लिखा है कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होता है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा किसके? c1 बटे c2 के। तो मान रख देते हैं। ठीक है ना। तो a1 और a2 का मान 2/3 बराबर
B1 B2 का मान, ऊपर A है, नीचे क्या है 5 है, C1 और C2 का मान तो 1/7। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि पहला और दूसरा मान ले लेते हैं। ठीक है, 2/3 बराबर A/-5, क्रॉस गुणा करिए, 3 से A में तो 3 है, 5 से 2 में तो 5 दूना में 10, तो A बराबर हो जाएगा -10/3। ठीक है, तो A का मान -10/3 होगा। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात आप देख सकते हैं -10/3 दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन ये दिया हुआ है कि दिए गए समीकरण का विभेदकर 0 से कम है। दूसरा है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तीसरा है समीकरण का विभेदकर 0 है। और चौथा है समीकरण के मूल वास्तविक है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन जो है आपके सही होंगे। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² - 4x + 3 = 0। ए का मान है 2, ठीक है ना, ए का मान कितना है 2, ए का मान 2, बी का मान -4, सी का मान 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विविध कर निकालें। डी बराबर b² - 4ac, तो बी का मान रखिए -4, -4 गुणे ए का मान है 2, सी का मान कितना है 3। इस तरह से 4 चौको 16, 4 दूना 8, 8 3 24। ठीक है, 16 में से 24 घटेगा तो -8 मिलेगा, और -8 जो है 0 से क्या है छोटा है, -8 जो है 0 से क्या है छोटा है। ठीक है, और जब 0 से छोटा होगा विविधकर का मान, डी का मान जब 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है ना, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो अब ऑप्शन पर आते हैं, क्या कर रहा है ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखिए, दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है। पहला ऑप्शन सही है, मतलब आप देखिए विविधकर जो है आप देखिए 0 से कम आया हुआ है, ऋणात्मक मान है तो जिसका मतलब 0 से कम है। ठीक है ना, दूसरा कह रहा है कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, तो जब भी विविधकर का मान 0 से कम आएगा अर्थात ऋणात्मक आएगा तो उस केस में कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए पहला जो मान है ए और बी सही है। पहला ये क्या है, दिए गए समीकरण का विविधकर क्या है 0 से कम है, तो सही है। दूसरा समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो दोनों सही है, ए और बी जो है दोनों सही है, सी और डी जो है गलत है। ठीक है ना, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि एक आयत है AOBC, एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिया हुआ है, A 0 3 0 0, बी का मान 5 0 है, तो इसका विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए ये है 0 0 का मतलब ये मूल बिंदु है। ठीक है ना, तो इधर जो है आप देखिए ये x अक्ष पर धन दिशा में होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, ये हो गया। इसको कहेंगे 5 और 0। ठीक है ना, ये आप मान लीजिए b। ऊपर देखिए 0 3 है, 0 3 मतलब y अक्ष पर होगा, 1 2 और 3। ठीक है ना, इसको मान लीजिए a, 0 3 हो गया। तो 0 3 को जब आप आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, और इस 5 को जब आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो मिलेगा OBC, यहाँ पर जो मिलेगा वह हो जाएगा 5 और 3। ठीक है ना, तो इधर से 5 और इधर से 3, तो ये 5 और 3 होगा। ये किसका मान होगा, C का। किसका होगा, C का। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें विकर्ण निकालना। हम जानते हैं कि इसमें 2 विकर्ण हो गए, एक ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, 2 विकर्ण हो गए। तो देखिए ये हो जाएगा, हम इस विकर्ण को निकाल लेंगे। जब एक विकर्ण निकल जाएगा ना तो दूसरा भी उसी के बराबर होगा। तो यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, चूँकि आयत है तो आयत एक समकोण त्रिभुज, आयत में 2 समकोण त्रिभुज हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो इस तरह से एक आयत बन रहा है। आयत के आधार होगा ये आपका क्या होगा, ये लंबाई, ये चौड़ाई। तो लंबाई कितना होगा 5, चौड़ाई कितना होगा 3। तो ये कर्ण कितना होगा, कर्ण बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार है 5 और लंब कितना है 3, 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग हो गया 25 और 3 का वर्ग 9। तो 25 9 कितना होगा, ये हो गया 34।
ठीक है। 25 9 कितना होगा 34। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 हो तो k का मान होगा। k का मान क्या होगा, मतलब जो मूल दिया रहता है ना वो x का मान होता है। तो x² + kx - 5/4 = 0। तो जहाँ पर x है ना वहीं पर 1/2 जो है रख देंगे। 1/2 का स्क्वायर प्लस k गुणे 1/2 - 5/4 = 0। 1/4 प्लस यहाँ हो जाएगा k/2 - 5/4 = 0। यहाँ पर मिल जाएगा k/2 बराबर इनको और इसको दोनों तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/4। चूँकि माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। ये आपको मिल गया। लास्ट देखिए, दोनों का हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है तो अंश में से अंश को क्या करेंगे, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 और नीचे भी 4 हो जाएगा। दोनों का हर बराबर है तो अंश में से अंश को क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 में से 1 घटेगा 4, तो 4 से 4 एक बार में क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या मिलेगा बताइए, k/2 = 1। क्रॉस गुणा कर लेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा 2। k का मान कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब, कि इनके संगत कोण बराबर हों। दूसरा, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हों। उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कोई भी त्रिभुज समरूप तभी होता है जब उसके संगत कोण बराबर हों और उनकी भुजाएं क्या हों, समानुपाती हों या अनुपात में बराबर हों। ऑप्शन सी में दोनों दिया हुआ है, उपयुक्त दोनों, मतलब ये दोनों कंडीशन होना चाहिए समरूप त्रिभुजों के लिए। कोई भी त्रिभुज समरूप होगा तो उनमें ये दो कंडीशन होना चाहिए कि या तो उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी भुजाएं समानुपात में बराबर हों, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेमी है और 12 सेमी है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए इस तरह से, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। समचतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। अब देखिए, ABCD एक समचतुर्भुज है, विकर्ण का मान दिया हुआ है। तो जो बड़ा विकर्ण है वो कितना है, 16 सेमी है, और जो छोटा विकर्ण है 12 सेमी है। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 90 अंश पर काटते हैं। ये जो विकर्ण होते हैं ना 90 अंश पर एक दूसरे को काटते हैं। तो ये है 16 सेमी, तो बताइए ये कितना होगा, 8 सेमी। ये भी 8 सेमी होगा। ये जो विकर्ण है 12 सेमी है, तो 12 सेमी होगा तो ये कितना होगा, 6 सेमी। ये भी कितना होगा, 6 सेमी। तो आप देखिए कि यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या होगा बताइए, कर्ण होगा। तो त्रिभुज OAD में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये है कर्ण। AB का वर्ग बराबर ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग। तो OA कितना है 8, 8 का वर्ग। OD कितना है 6, 6 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 36, दोनों को जोड़ देंगे तो 100। तो AB का स्क्वायर बराबर 100। बताइए AB कितना होगा, AB बराबर करड़ी में 100 और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, 10 सेमी आएगा। इसकी भुजा जो है 10 सेमी होगी। ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें 10। प्रश्न ये कह रहा है कि 4 tan थीटा बराबर अगर 3 दिया हो तो इसका मान क्या होगा। यहाँ से tan थीटा का मान निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर दिया है 3/4। तो एक त्रिभुज बना के इस तरह से, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ बताइए कर्ण कितना होगा, कर्ण होगा 5। 5 कैसे होगा, ये लंब है ये आधार है, ठीक है। और ये कर्ण मतलब 3 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 + 16, करणी में 25, करणी में 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, ये 5 हो जाएगा। अब जब इस कर्ण का मान निकल जाएगा तो यहाँ देखिए किसका मान निकालना है, इसमें साइन है और कास है, साइन और कास दोनों है। तो इस चित्र से हम साइन और कास दोनों का मान निकाल लेंगे और फिर इस मान को इसमें भरेंगे। तो साइन थीटा का मान कितना होगा बताइए, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण 3/5। कास थीटा का मान कितना होगा, आधार बटे कर्ण मतलब 4/5। ये हो गया कास थीटा का मान, ठीक। अब यही मान इसमें रख दीजिए, 4 sin थीटा
माइनस कॉस थीटा 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए 4 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का मान बताइए 3/5 है, यहाँ लिख देंगे 3/5 माइनस कॉस थीटा का मान 4/5 है। फिर नीचे वही चीज़ 4 गुणे साइन थीटा का मान 3/5 प्लस कॉस थीटा का मान 4/5। ये हो गए 4 3 12, 12/5। तो 12/5 माइनस 4/5 हो गया। नीचे 4 3 12, नीचे भी वही होगा 12/5 प्लस 4/5। क्या मिलेगा? 12 में 4 घट जाएगा, 8/5 मिला। नीचे 12 4 16, 16/5 मिलेगा। 5 से 5 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 8/16 मिलेगा और 8 1 9 8, 8 2 में 16। इसका जो मान आएगा वह 1/2 होगा। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो आयतन जानते हैं गोलों का आयतन V1/V2। तो V1/V2 का जो मान होता है, हम जानते हैं कि आयतनों का जो अनुपात है, जैसे 4/3 पाई R1 क्यू, त्रिज्या अलग अलग होगा, 4/3 पाई R2 क्यू, और ये जो दिया है ना 64/27 के बराबर दिया हुआ है। मतलब दोनों के आयतनों का जो अनुपात है वो 64/27 के बराबर है। देखिए ये सब कट जाएगा, ठीक है ना। क्या बचेगा यहाँ से बताइए? R1 का क्यू, R2 का क्यू, 64 का 4 का 3 घात और 27 3 का 3 घात, ऐसे हो गए। अब देखिए सब पर 3 3 घात है, इस पर है, इस पर है, इस पर है, इस पर है, सब 3 घात क्या करेंगे? हटा देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा R1/R2 बराबर 4/3। ये मिल गया, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात मिल गया है। अब कह रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर अब 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का 4 पाई R स्क्वायर। तो चूंकि दो गोले अलग अलग त्रिज्याओं में हैं, इसीलिए R1 और R2 माना गया है। 4 पाई से 4 पाई क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। R1 का मान 4 है, R2 का मान 3 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे जो है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। R1 का और R2 का जो मान है यहाँ रखेंगे, चूँकि ये वर्ग में है तो ये भी वर्ग हो जाएंगे। 16/9 आएगा, इसको लिख सकते हैं 16:9। ऑप्शन जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में ये देखिए क्या कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 10 तक की जितने भी विषम संख्याएं हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना। इनका समांतर माध्य पूछ रहा है। समांतर माध्य, समांतर माध्य होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सभी पद कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इसको जोड़ लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितने पद हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 पद हैं। 5 से भाग दे दीजिए, सभी पदों को जोड़कर हम 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, जोड़ लीजिए कितना हो रहा है? 9 7 16 हो गया, 16 5 कितना होगा? 21, 21 और 3 24, 24 1 25। तो 25 बटे कितना हो जाएगा? 5। 5 से 25 5 बार में कट जाएगा। समांतर माध्य कितना होगा? 5। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है कि ये माध्य है, ठीक है ना। ये आपका दे दिया माध्य जो है 27, बहुलक, बहुलक जो दे दिया है 45। क्या पूछ रहा है? माध्य का। एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ये आपका सूत्र है, इसी में मान जो है रख दीजिए। ठीक है, बहुलक की जगह पर 45 रखिए। 3 माध्यिका, माध्यिका निकालना है तो 3 माध्यिका यहाँ लिख दीजिए, -2 गुणे माध्य। माध्य कितना है बताइए? 27 है, ये हो जाएगा 45। 3 माध्यिका -27 दूना कितना होता है? 54 होता है। ठीक है ना।
अब 54 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 45 प्लस 54 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 माध्यिका। 54 और 45 को जोड़ लीजिए, 5 4 9 हो गया, 4 1 4 5 9 हो गया, 99 आएगा। तो 99 बराबर होगा 3 माध्यिका, ठीक है ना। तो माध्यिका का मान होगा 99/3। 99 में इस 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 3 3 का 9, 3 3 का 9, कितना आ जाएगा बताइए, 33 आएगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इसकी माध्यिका कितनी आ जाएगी, 33। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। यह जो श्रेणी दिया हुआ है 21 18 15, इसका 15वां पद ज्ञात करना है। ये कितना बताइए, 21 से डी कितना है, डी कैसे निकालते हैं बताइए, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो 18 में से 21 घटा देंगे तो ये हो जाएगा -3। प्रथम पद दे दिया है और सारवंतर निकल गया -3। 15वां पद कितना होगा। अब जानते हैं कि 15वां पद होता है ए प्लस 15 - 1 इंटू डी। ये हो गया 15वां पद। तो 15 एक मान रखिए 21, 15 में से घट जाएगा 14 और डी का मान रख दीजिए -3। तो ये हो गया 21 और 14 3 कितना होगा, 42। तो 42 में से 21 घटा दीजिए, अर्थात 21 में से 42 घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ पर जो बहुपद दिया हुआ है इसका शून्यक जो है ज्ञात करना है। इसके शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यह है शून्यकों का मान निकालने के लिए शून्यकों का योग, योगफल मतलब योग। ये है a, ये है b और ये है c। तो अब देखिए -b/a है तो b का मान 5 है तो हो जाएगा -5 और a का मान 3 है तो -5 क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 16 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 - tan² 45 अंश बटाओ 1 + tan² 45 अंश का मान क्या होगा। देखिए 1 - tan² 45 अंश दिया हुआ है और 1 + tan² 45। अब जानते हैं कि tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1 - 1 और नीचे हो जाएगा 1 + 1, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। चूँकि tan² 45 है तो tan 45 का मान 1 होगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 1 - 1 और नीचे 1 + 1। तो ऊपर हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 2। जब 0 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0। कौन सा ऑप्शन सही होगा, काश 90 का मान 0 होता है, इसका मान 0 होता है, इसका मान 1 होता है, इसका मान अनंत होता है, ठीक है ना। इसका मान जो है 1/2 में 2 होता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि काश 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रायिकता का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से यदि एक लाल गेंद जो है यादृच्छया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता होगी, ठीक है ना। देखिए लाल गेंद है, लाल गेंद बराबर है 3 और काली गेंद है 5। तो कुल गेंद कितने हो जाएंगे बताइए। दोनों को जोड़ लेते हैं, 3 + 5 = 8। हमें कौन सा गेंद निकालना है, लाल गेंद निकालना है, ठीक है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो लाल गेंद की संख्या कितनी है, 3। तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा टोटल 8। तो 3/8 जो है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसका क्या ज्ञात करना है, शून्यक। इसको सॉल्व कर देंगे, x² + 7x + 10 गुणनखंड कर देंगे। 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि 7 आ जाए। तो x² और 5x + 2x में तोड़ देंगे प्लस 10, x कामन लीजिए तो x + 5 हो गया, प्लस 2 कामन लीजिए x + 5 हो गया। तो यहाँ मिल गया x + 5 और दूसरे में हो गया x + 2। अब जब दोनों को 0 के बराबर करेंगे ना तो x का मान हो जाएगा -5 और यहाँ से x का मान हो जाएगा 2।
तो -5 और -2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, tan a का मान दिया है 4/3, तो cos a का मान पूछ रहा है। इस तरह से हम चित्र बना देंगे ABC। tan थीटा का जो सूत्र होता है ना, लंब बटे आधार, ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण कितना होगा 5 हो जाएगा। लंब बटे आधार, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, इसीलिए कर्ण का मान 5 हो जाएगा। cos a का मान कितना होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार है 3, कर्ण है 5, 3/5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यह जो चित्र दिया हुआ है इसमें p का मान पूछ रहा है, मतलब p का जो निर्देशांक पूछ रहा है। अब जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश है, इसका जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है, इसका होता है माइनस प्लस होता है, तृतीय का होता है माइनस माइनस, चतुर्थ का होता है प्लस और माइनस। हम देख सकते हैं ऑप्शन में ही पहला दे दिया है प्लस और माइनस, तो यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और -3। लेकिन यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए x का मान 2 है, धनात्मक है, तो पहले 2 लिख देंगे। जब हम नीचे आते हैं, तो जब नीचे हम 0 के नीचे आता है ना, तो सभी मान ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मान प्लस प्लस में दिया हुआ है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि यह जो अगर प्लस प्लस रहेगा तो 3 का चिन्ह क्या होना चाहिए, 3 का चिन्ह होना चाहिए -3 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।